जैसा कि हम लोग जानते हैं लेमा और एल्गोरिदम, तो हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम से एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। और दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हमारा सब इन दोनों में छोटा नंबर 272 और 1032, तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो हम डिवाइड करके पहले करेंगे, उसके बाद हम इसे डिवीजन एल्गोरिदम में अरेंज करेंगे। तो जैसा हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले को 272 1032, हम डिवाइड करते हैं कितनी बार में हमारा लगेगा, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में हमारा हो जाएगा 816। माइनस कर देते हैं 6 1 2। अब 216 से हम इस नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे 272 को, हमारा आ जाएगा 1 टाइम्स 216 6 एंड 5। अगेन हम डिवाइड करेंगे 216 को, हमारा कितनी बार आएगा 3 टाइम्स 6 3 18 5 से 15 116। माइनस कर देते हैं 8 4। फिर से हमें डिवाइड करना है इस नंबर को इससे 1 टाइम्स 48, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया 8, और 48 से डिवाइड करेंगे। हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमने क्या देखा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। ये तो हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसे हम यूक्लिड मेथड में कैसे लिखेंगे, तो सिंस 1032 is greater than 272, so we divide 1032 by 272। तो हमारा क्या आता है, देखिए 1032 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 272 इंटू 3 प्लस 216 डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब ये 272 है, उसे हमें डिवाइड करना है, किससे करना है 216 से। तो 216 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे कितनी बार में लगा 1 टाइम्स, और ये हमारा आ गया 56 रिमाइंडर। अगेन हम क्या करते हैं, इस 216 को यहाँ पे लिखते हैं, और ये 216 को हम यहाँ पे कितनी बार से करेंगे 56 से करेंगे 3 टाइम्स में, और हमारा रिमाइंडर आ गया 48। फिर हमने क्या करना है, इसी तरह से फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। 56 48 कितनी बार पढ़ेंगे 1 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया हमारा 8। अब इस 48 को हमने फिर से किया किससे, 8 से 6 टाइम्स, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पे हमारा स्टेप खत्म होता है। और फाइनली हमारा जो डिवाइजर था लास्ट में 8 था, यहाँ पे हमारा 8 है। तो एचसीएफ हमारा जो है वो 272 और 1032 की कितनी हो जाएगी, हमारा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिमिलरली हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या था 38,220 और 196। तो चूंकि 38,220 हमारा बड़ा है 196 से, तो 196 से हमने इसे डिवाइड किया। 196 से हमने डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशिएंट है 195 आया। तो हमारा फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने इसे डायरेक्टली लिखा है 38,220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो हमारा चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट डिवाइजर हमारा वही है जो फर्स्ट था, तो 196 ही हमारा अल्टीमेट डिवाइजर है, इसलिए हमारा एचसीएफ 196 होगा। So that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो हम मान लेते हैं लेट n be any arbitrary integer on dividing n by 3, on dividing n by 3 we get quotient q and remainder r। Therefore by Euclid's division lemma,
हमने किससे डिवाइड किया, n को डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 3 से। हमारा क्वोशिएंट है q और रिमाइंडर r। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3q प्लस r। और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा इस जो डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3। मीन्स हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कौन सा आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। इस तरह से हमारा 3 केस यहाँ बनेगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3q जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा और 3q प्लस 1 जब रिमाइंडर हमारा 1 होगा और 3q प्लस 2 जब हमारा रिमाइंडर 2 होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी हमें इन सब के स्क्वायर का फॉर्म दिखाना है कि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो चलते हैं हमारा केस 1 में, जब हमारा n 3q है, जब n हमारा 3q है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलता है, n स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। और हमें इसे 3 के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर। और हम इसे लिख सकते हैं 3m, जहां m हमारा क्या है 3q स्क्वायर के बराबर, जो एक इंटीजर है। तो पहला केस हमारा इस तरह से प्रूफ होता है। आते हैं हम दूसरे केस की तरफ, केस 2 में। दूसरा केस है जब हम n की वैल्यू लेते हैं 3q प्लस 1, when n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, फिर से स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 की स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और हम इसमें से फिर से 3 के फॉर्म में 3 से डिवाइड करते हैं, क्या होता है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। फिर से हमारा ये आ गया 3m प्लस 1। m हमारा क्या होगा यहाँ पे, m इक्वल्स टू हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो एक इंटीजर के बराबर होगा। तो दूसरा फॉर्म हमारा क्या आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में, पहला था हमारा 3m के फॉर्म में। चलिए तीसरा केस को चेक करते हैं। तीसरे केस में हम क्या देखते हैं, जब n की वैल्यू होगी 3q प्लस 2 और हमने इसे स्क्वायर किया तो हमारा आ गया a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में 9q स्क्वायर प्लस 6q, 6 2 या 12q प्लस 4। अब हमें फिर से 3 से डिवाइड करने से हम ऐसा करते हैं, इसे 3q स्क्वायर प्लस 2 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को हमने लिख दिया, इस 4 को हमने 3 प्लस 1 लिखा। फिर 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। और हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे 3m प्लस 1। फिर से हमारा आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और m हमारा किसके बराबर होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जो एक इंटीजर के बराबर है। इस तरह से हमारा थर्ड केस भी होता है। और लास्टली देयरफॉर हमने क्या देख लिया कि हमारा किस फॉर्म में दिखाना था, 3m और 3m प्लस 1। तो हमारा फर्स्ट केस में आ गया 3m, सेकेंड केस हमारा होता है 3m प्लस 1 और थर्ड केस भी हमारा 3m प्लस 1 के बराबर है। हेंस स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8। तो हम लोगों को पता है कि we know that every odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ये एक फॉर्म है हमारा ऑड नंबर का, 4q plus 1 और 4q plus 3, where q belongs to integer। q हमारा क्या है, इंटीजर। तो हमारा यहाँ पे n के कंडीशन आ गया 4q plus 1 और 4q plus 3। तो हम केस 1 और केस 2 करके लेके चलते हैं। केस 1 when n equals to 4q plus 1, हमें क्या निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1। तो इस केस में हमारा n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 4q plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1। हमें लिखेंगे
16 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 16 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू, हमने 8 कॉमन ले लिया, 2 क्यू स्क्वायर प्लस हमारा क्यू आ गया। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये हमारा डिविजिबल बाय 8 है, विच इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। हमें दूसरे केस को देखना है, केस 2, क्या ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1। हमने क्या किया, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में से तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा क्या आता है देखिए 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, अगेन हमारा सारे में 8 कॉमन है, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, यानी फिर से हमारा क्या हो गया 8 इंटू समथिंग आ गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 8, दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा कोई भी ऑड इंटीजर है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 यहाँ पे हमने लिया, तो n स्क्वायर माइनस 1 हमारा दोनों ही केस में डिविजिबल होगा बाय 8। क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई n हमारा है और n प्लस 2 n प्लस 4, तो इन तीनों में से कोई एक ही नंबर ऐसा होगा या एक ही फॉर्म होगा जो हमारा n से डिवाइड होगा। हम कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी अगर n की वैल्यू हम कोई भी अपना ले लें तो हमारा तीनों में से कोई एक ही ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा 3 से। तो आइए देखते हैं, ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get quotient q and remainder r। तो हमारा बाय यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या मिलता है, n इक्वल्स टू 3q प्लस r, n इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ा और उसके बराबर, और लेकिन हमारा 3 से छोटा होगा। तो हम लोग इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ सकता है, 0, 1 या 2, यानी हम इस n को क्या लिख सकते हैं 3q या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमने क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं इसमें। केस 1 में जब हमारी n की वैल्यू 3q होगी, जब हमारी n की वैल्यू 3q है तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि n जो हमारा है वो 3q है, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, 3q प्लस 2 डिवाइड नहीं होने वाला है 3 से, 3q प्लस 4 भी हमारा डिवाइड नहीं होने वाला है 3 से, तो सिर्फ हमारा एक ही फॉर्म है जो डिवाइड होगा 3 से। केस 2 में आते हैं हम, जब हमारी n की वैल्यू होगी 3q प्लस 1, जब n की वैल्यू हमारी 3q प्लस 1 होगी तो पहला तो हमारा n डिवाइड नहीं होने वाला है 3 से, पुट करते हैं n प्लस 2 में, तो हमारा होगा 3q प्लस 1 प्लस 2, तो हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगी 3q प्लस 1 प्लस 2, यानी 3q प्लस 3, और ये हमारा हो गया 3q प्लस 1। ये हमारा क्लियरली डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने क्या देखा कि इन तीनों में से फिर सेकेंड फॉर्म हमारा डिविजिबल है। थर्ड फॉर्म में अगर 3q प्लस 1 हम पुट करते हैं, 3q प्लस 1 प्लस 4, 3q प्लस 5 होगी जो 3 से डिवाइड नहीं है। तो हमारा फिर तीसरा केस आते हैं, जब हमारी n की वैल्यू हो जाए 3q प्लस 2, n की वैल्यू क्या हो जाए 3q प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 3q प्लस 2, इसमें हमने पुट किया तो 3q प्लस 4, ये दोनों हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें थर्ड वाले केस में पुट करके देखने हैं, तो n प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 4, यानी 3q प्लस 6, और ये हम 3 कॉमन लेते हैं तो q प्लस 2 जो हमारा डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने क्या देखा, आउट ऑफ दी 3 फॉर्म्स n, n प्लस 2 और n प्लस 4, हमारा
कोई एक ही केस होगा हर बार, ये या ये या ये जो 3 से डिवाइड होगा, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस आउट ऑफ 1 and only 1 out of what n plus 2 और n plus 4 is divisible by 3 where n belongs to integer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8। तो हम लोगों को पता है कि we know that every odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ये एक फॉर्म है हमारा ऑड नंबर का, 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। q हमारा क्या है, इंटीजर। तो हमारा यहाँ पे n के कंडीशन आ गए 4q plus 1 और 4q plus 3। तो हम केस 1 और केस 2 करके लेके चलते हैं। केस 1 व्हेन n इक्वल्स टू 4q plus 1, हमें क्या निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1। तो इस केस में हमारा n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 4q plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1, हमें लिखेंगे 16q स्क्वायर प्लस 8q plus 1 माइनस 1। ये प्लस माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 16q स्क्वायर प्लस 8q। हमने 8 कॉमन ले लिया, 2q स्क्वायर प्लस हमारा q आ गया। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये हमारा डिविजिबल बाय 8 है, which is divisible by 8, which is divisible by 8। हमें दूसरे केस को देखना है, केस 2, क्या ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा n इज इक्वल्स टू 4q plus 3। तो n स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, 4q plus 3 होल स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1। हमने क्या किया, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा क्या आता है, देखिए 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। अगेन हमारा सारे में 8 कॉमन है, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। यानी फिर से हमारा क्या हो गया, 8 इंटू समथिंग आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 8, दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा कोई भी ऑड इंटीजर है 4q plus 1 और 4q plus 3 यहाँ पे हमने लिया, तो n स्क्वायर माइनस 1 हमारा दोनों ही केस में डिविजिबल होगा बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताता है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमेशा यूनिक होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा 18 कोई नंबर है तो हम उसे 3 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में ही हमेशा लिख सकते हैं। और ये हमारा 332 प्राइम नंबर, भले इसका पोजीशन हम इधर से उधर कर दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा ये जो होगा 18 ये इसी 3 के फॉर्म में रहेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में। तो इसे यूनिक फैक्टराइजेशन बोलते हैं और इसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट। तो हम लोग इसे कैसे प्रूव करते देखते हैं। हमने ये ले लिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमने 5 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा देखिए 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा कितना आता है देखिए 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144। ये हमारा आ गया 144 प्लस 1 यानी 5 इंटू 145। अब हमने इसे 145 को तोड़ देना है, तो ये हमारा आएगा 5। हम कितना तोड़ते हैं देखिए 145 को हमने तोड़ा 5 से, 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 5 इंटू 29। चूंकि हमारा ये फैक्टर जो है वो 5 5 29 आया, दैट मीन्स 1 और
इस खुद के नंबर के अलावा भी फैक्टर आ गया, इसलिए हमारा कंपोजिट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्लियरली द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स हमारा इसके है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट। गिवन नंबर इज कंपोजिट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, so that 4 to the power n can never end with digit 0 for all n belongs to n, that means natural number। n कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकती है। तो हमने क्या करना है, 4 to the power n को हम क्या लिखते हैं, 2 into 2 to the power n, यानी हम लिख सकते हैं 2 to the power 2n। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4 का पावर n हमारा फैक्टर है, जो कि 2 into 2 to the power n आया। और अगर हम n का वैल्यू कोई भी रखते हैं तो हमारा ये फॉर्म 2 के ही मल्टीपल में आएगा, उससे अधिक नहीं आ सकता है। लेकिन कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होने तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए हमारे फैक्टर, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या फैक्टर आया, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियरली 4 to the power n has only factor 2 and any number to end with digit 0 must have a factor 5, must have a factor 5। Therefore, by the fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of अरिथमेटिक हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या बताता है कि कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। देयरफॉर 4 to the power n can never end with digit 0, with digit 0। Find the largest number that will divide 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11, 15 respectively। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है और साथ ही हमारा ये रिमाइंडर भी देता है। रिमाइंडर कितना देता है, ये 7, ये 11 और ये 15। तो जितनी हमारी रिमाइंडर आती है वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे निकाल देने हैं। निकाल देने मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो हम क्या करते हैं, 398 माइनस 7 हमारा आ गया 391, 436 माइनस 11 हमारा आ गया 425 और तीसरा हमारा नंबर है 542 माइनस 15 हमारा आ जाता है ये 527। अब हमने क्या करने हैं, लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा वो नंबर क्या होगा हमारा, इन तीनों नंबर के एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर का, 391, 425 और 527 का। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ 391, 425 और 527 का। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे हम। 391 को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 391 को तोड़ते तो हमारा आता है 17 से अगर करते तो हमारा 23 आया। उसी तरह दूसरा नंबर हमारा है 425, 425 को हमने कर दिया 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा और हमने ये इतना कर दिया, इतना आ गया। और हमारा नेक्स्ट नंबर है 527, इसे हम 27 को तोड़ा तो क्या है 17 और यहाँ हमारा 31 आ गया। हमने एचसीएफ निकालना है तो 391 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 23। 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 17 मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 17। और हम लिख देते हैं 527 को 17 इंटू 31। हमने क्या देखा कि इन तीनों ही नंबर में क्या कॉमन है, हमारा 17 कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ फाइनली आ जाएगा 391 का और 425 और 527 का 17। तो ऐसी सबसे बड़ी नंबर क्या होगी जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगी, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 and 15, that is 17।